नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और हम फिर से हाजिर हैं लेकर के अपनी स्पेशल ग्राउंड जीरो रिपोर्ट 6:30 बजे, जहां पर दिखाएंगे प्रदेश की वो तमाम बड़ी खबरें आप तक। तो बिना इंतजार करे रुख करेंगे पहली बड़ी खबर का सूबे की राजधानी लखनऊ से, जहां पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। इस कैबिनेट बैठक में 30 प्रस्तावों पर सबसे बड़ा फैसला जेपीएनआईसी को लेकर के, जहां एलडीए को सौंपने का प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में हुआ पास। श्रम विभाग के 2 प्रस्तावों को सैनिक कल्याण निगम का प्रस्ताव भी पास हुआ। सीधा रुख करेंगे अभिषेक, लखनऊ से मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक में 30 अहम प्रस्तावों पर मोहर लग गई, अपडेट करें। बिल्कुल निकिता, योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक थी और 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के बाद उन पर मोहर लगाई गई। उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट को लेकर, रोड मैप को तैयार करने को लेकर, रोजगार को लेकर और खास तौर पर हथकरघे और छोटे उद्योगों को और बड़ी सप्लाई चेन के साथ जोड़ने को लेकर ये सभी प्रस्ताव रखे गए, जिस पर चर्चा के बाद इन सभी प्रस्तावों को यानी 30 प्रस्तावों पर मोहर लगाती हुई आज योगी कैबिनेट नजर आई। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण फैसला आज जेपीएनआईसी को देखते हुए लिया गया, जहां पर अब एलडीए के हाथों पूरी बिल्डिंग को सौंप दिया गया। बिल्कुल निकिता, जेपीएनआईसी को लेकर जिस तरह राजनीति तेज हो रही थी, तमाम बातें समाजवादी पार्टी की तरफ से कही जा रही थी और ये भी कहा जा रहा था कि उन्हें वो बेच दिया जाए। इस बीच सरकार ने ये फैसला लिया कि शहर के सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर बनी इमारत जेपीएनआईसी यानी जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर को लेकर अब एलडीए फैसला लेगा और आने वाले दिनों में उसका इस्तेमाल सार्वजनिक तौर पर भी किया जा सकता है, यानी किसी कन्वेंशन के लिए या किसी और इस्तेमाल के लिए भी एलडीए उसका इस्तेमाल कर सकता है, यानी उसे लोगों के इस्तेमाल के लिए लाया जा सकता है। जी, बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चाएं, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो आप सुन रहे थे लखनऊ से मेरे सहयोगी अभिषेक को, जो कैबिनेट को लेकर तमाम जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। अब सीधा रुख करेंगे दूसरी बड़ी खबर का, जो जौनपुर से आपको बता दें हमारे पास आ रही है टीवी स्क्रीन पर आपके, जहां पर डबल मर्डर केस में पूर्व सांसद धनंजय सिंह बरी। बेलाव घाट डबल मर्डर केस में उनको बरी किया गया है और मामले में आरोपी आशुतोष सिंह समेत 5 और बरी। को बता दें कि 15 साल पुराने केस में आरोपी थे धनंजय सिंह और एमपी एमएलए कोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुनाया। सीधा रुख करेंगे अब जौनपुर से अजय, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं लाइव मेरे साथ। 15 साल पुराने केस में बरी हुए हैं धनंजय सिंह। यहाँ पर अजय अपडेट करें। जी निशा, आज पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जौनपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने बरी कर दिया है। उनके 4 और साथियों को भी बरी कर दिया है। अगर बात की जाए तो ये पूरा मामला सिराकत थाना क्षेत्र के बेलाव घाट का है, जहां पर संजय निषाद और उनके एक और साथी को जो है 1 अप्रैल 2010 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस पूरे मामले में ये अभियुक्त बनाए गए थे और आज वही मामले का लगातार इस पे जो है ट्रायल चलता गया, लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट ने आज उनको बरी कर दिया है। लेकिन अगर बात की जाए तो पूर्व सांसद धनंजय सिंह का जिस प्रकार से आपराधिक इतिहास रहा है, उनके ऊपर दर्जन भर मुकदमे रहे हैं, कई दर्जन मुकदमे रहे हैं, तो इन पूरे अगर देखा जाए तो इस समय धनंजय सिंह के लिए राहत की खबर है, क्योंकि जब आज उन्होंने मीडिया से बात किया जो है न्यायालय में, न्यायालय के बाद उनका साफ कहना था कि ये एक राजनीति के रूप से हमें जो है राजनीतिक देश से बचाया गया था, लेकिन हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा था और उसका परिणाम है कि आज हम जो है दोष मुक्त हुए हैं। लेकिन अगर वहीं बात की जाए तो पिछले जो है 24 के चुनाव के पहले भी उनको अभिनव सिंघल अपहरण मामले में उनको दोष सिद्ध करार दिया गया था और उस मामले में भी वो जेल गए थे। लेकिन जिस प्रकार से धनंजय सिंह का अपराध से और राजनीतिक, ये दोनों में उनके पहलू अगर देखा जाए तो उनका सिर्फ दोनों चोली दामन का साथ रहा है, अपराध में भी और राजनीतिक पृष्ठभूमि में। इनको हमेशा कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि विरोधियों के द्वारा एक साजिश के तहत इन्हें फंसाया जाता है। लेकिन जौनपुर की राजनीति में धनंजय सिंह एक बड़ा नाम है और
उसको लेकर के राजनीतिक सरगर्मी हमेशा तेज रहती है। जौनपुर में जब भी राजनीति की बात की जाती है तो धनंजय सिंह का नाम जो है बिल्कुल। उसमें सबसे प्रमुखता से लिया जाता है। जी बहुत शुक्रिया अजय हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, अब सीधा रुख करेंगे मुजफ्फरनगर का, जहां पर आपको बता दें कि जिस तरीके से नाम बदलकर ढाबे पर काम कर रहा था एक मुस्लिम युवक तजुमल, हालांकि उस युवक का असली नाम था, लेकिन क्योंकि ढाबे पर नाम बदल के काम कर रहा था, इस सिलसिले में उसने अपना नाम गोपाल बताया और पंडित जी वैष्णो ढाबे पर। चलिए सीधा रुख करेंगे अब मुजफ्फरनगर से। धर्मेंद्र मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ है पूरा मामला? ढाबे पर क्यों नाम बदलकर इस युवक को काम करना पड़ गया था? अपडेट करें। मैं बताना चाहूंगा, योग आश्रम यशवीर जी बघरा के संचालक है यशवीर महाराज। उन्होंने पिछले साल भी अभियान चलाया था और इस साल भी अभियान चलाया था। तो अभियान ये था कि जो कावड़ मार्ग पर आने वाले जो ढाबे हैं उन पर ये था कि जो, हालांकि वहाँ पर कोई मुस्लिम युवक काम तो नहीं कर रहा है, या मुस्लिम जैसे हिंदू के देवी देवताओं का चित्र लगाकर कोई मुस्लिम तो उसका संचालन नहीं कर रहा है। और इसी के चलते 28 तारीख में ये मामला सामने आया कि पंडित जी वैष्णो ढाबा जो मुजफ्फरनगर से दिल्ली देहरादून हाईवे मार्ग पर है, उस पर जब ये लोग जाते हैं जांच के लिए तो एक युवक मिलता है। पहले अपना नाम गोपाल बताता था, फिर उसके बाद ये नाम अपना बताता है। उसके बाद में ये पूरा मामला आता है, एक वीडियो सामने आती है जिसमें कुछ लड़के इसको जो है अंदर पकड़कर लेके जा रहे हैं और उसमें पता चलता है कि ये इसका साफ आरोप है कि मेरी पैंट उतारकर मेरी पहचान जानने की कोशिश की है। अपने आप में एक सनसनीखेज मामला कि जिस तरह से हिंदू के नाम पर पंडित जी वैष्णो भोज के नाम पर एक इस तरह से पूरा मुस्लिम समाज उसको संचालित कर रहा था, तो इससे ये पूरा मामला गरमाया हुआ है। बहुत शुक्रिया धनंजय आपका हम तक ये तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो खबरों में बढ़ेंगे आगे, रुख करेंगे अगली बड़ी खबर का, जो फिर से सूबे की राजधानी लखनऊ से है, जहां पर आपको बता दें कि किस तरीके से धर्मांतरण से पीड़ितों शिव मंदिर में पूरा शुद्धिकरण हुआ, मंत्र जाप हुआ, हवन हुआ। VHRP के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय के नेतृत्व में ये कार्यक्रम, कई लोगों ने धर्मांतरण को छोड़ा और फिर हिंदू धर्म अपनाया। चलिए फिर से लखनऊ से मेरे सहयोगी अभिषेक एक बार फिर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, जिस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम हुआ, बहुत सारे लोगों ने धर्मांतरण छोड़ करके हिंदू धर्म अपना लिया, एक बहुत अच्छी पहल कह सकते हैं। क्या कुछ और हुआ, अपडेट करें। बड़ा कार्यक्रम और अपने आप में कहा जाए कि कई सारी कहानियां भी निकल कर सामने आई। विश्व हिंदू रक्षा दल की तरफ से ये 15 लोग जिन्हें बहलाकर फुसलाकर लव जिहाद का शिकार बनाकर लालच देकर या फिर किसी तरह उन पर दबाव बनाकर उन्हें हिंदू धर्म से दूर कर दूसरे धर्म को अपनाने की बात सामने आई थी, और फिर विश्व हिंदू रक्षा दल की तरफ से आज उन्हें वापस घर वापसी कराई गई। यानी उन सब लोगों ने सनातन धर्म दोबारा अपनाया है और कई सारी कहानियां जो झंझोड़ देने वाली कहानियां भी सामने निकल कर आई। कई सारे ऐसी बच्चियां जो अपने पिता की शराब छुड़ाने के लिए किसी पीर मौलवी बाबा या किसी ऐसे शख्स के पास जिसको वो गॉडमैन कहती है वहां जाती हैं और फिर उनके चंगुल में फंस के कैसे उन्हें तमाम तरीके की उत्पीड़न झेलने पड़ते हैं और खासतौर पर धर्म परिवर्तित किया जाता है। और इस तरह की कहानियां निकल कर सामने आई जो बिल्कुल झंझोड़ देने वाली थी। बहुत शुक्रिया अभिषेक, आपने तमाम जानकारी हमसे साझा की और आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। तो बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर का, जो आपको बता दें अलीगढ़ से है, जहां पर घरेलू हिंसा बना मौत का कारण। पति पत्नी विवाद में पत्नी की मौत। मसला सिर्फ इतना था कि दाल में नमक ज्यादा होने से दोनों में विवाद हो गया और मारपीट के दौरान छत से महिला गिरी। पर जहां घरेलू हिंसा की घटना एक बार फिर से सामने आई है। हालांकि अब इस पूरे मामले पर मायके पक्ष ने सख्त कार्रवाई की मांग की है।
तो कासगंज से मेरे सहयोगी जुम्मन कुरैशी इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जुम्मन, एक बार फिर से घरेलू हिंसा की एक वारदात सामने आई है, जहां पर यहाँ छोटे से मसले पर इतना बड़ा घमासान हो गया। जी निकिता, मैं आपको बता दूं, ये पूरी घटना कासगंज जनपद के कोतवाली ढुलना क्षेत्र के नगला ढकाओं की है, जहां एक जो है ब्रजमाला नाम की जो एक महिला थी, अपने पति जो है तो खाना देने के लिए गई थी। जो दाल बनाई थी, उसने दाल में नमक ज्यादा हो गया, तो दाल में नमक ज्यादा होने की वजह से उसके पति ने जो उसका पति रामचरण है, उसने अपनी पत्नी ब्रजमाला के साथ मारपीट कर दी और मारपीट के दौरान वह छत के जीने से गिर गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन उसको इलाज के लिए जिला अस्पताल ले गए। वहाँ डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर देख अलीगढ़ के लिए रेफर कर दिया, जहाँ उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। जी आपको बता दूं, कुछ जानकारी मिल रही है कि जो है जो महिला का पति था, जो रामचरण, उसके भाभी से उसके अवैध संबंध भी बताए जा रहे हैं। और महिला जो थी मृतक ब्रजमाला, और 5 महीने की गर्भवती भी बताई गई है। वहीं पुलिस ने सबका पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। जी निकिता, क्योंकि कहीं ना कहीं मायके पक्ष वाले भी अब इंसाफ की मांग कर रहे हैं। जी निकिता, मैं आपको बता दूं, जो उसके मायके के जो लोग हैं वह भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और उन्होंने हत्या का आरोप लगाया है सीधे। और अभी जो कासगंज के एसपी हैं राजिद भारती, उन्होंने बताया है कि अभी इस घटना के मामले में कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई और तहरीर प्राप्त होते ही इसमें जो है मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो खबरों में बढ़ेंगे आगे, अब सीधा रुख करेंगे मथुरा का, जहां मथुरा से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। खबर बता दें आपको कि कथावाचक को जान से मारने की धमकी, और ये धमकी दी गई है देवकी नंदन ठाकुर को। 1 महीने के अंदर उड़ाने की धमकी दी जाती है और देवकी नंदन ठाकुर ने एसएसपी से सुरक्षा की मांग की। हालांकि देवकी नंदन ठाकुर को पहले भी कई धमकियां मिल चुकी हैं। चलिए सीधे रुक करेंगे अब मथुरा से। मेरे सहयोगी वीर नारायण मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। वीर नारायण, जिस तरह से एक बार फिर से यहां पर देवकी नंदन ठाकुर को धमकी मिली है, इसके बाद उन्होंने पुलिस में कंप्लेन फाइल की है, क्या कुछ है मामला? बिल्कुल जिस तरीके से ये बात के संस्थापक और कथावाचक देवेंद्र महाराज को लगातार धमकियां फोन पर दी जा रही है। उससे पहले पाकिस्तान के नंबरों से उन्हें धमकी दी गई थी और जान से मारने की धमकी का ये दौर जो है वो लगातार यहाँ देखने को मिल रहा है। आज उनके जो प्रियकांत जी मंदिर है, उनके जो नंबर है उस पर एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके और एक सरकारी निबंधन को भेजा और उसमें कहा गया कि 1 महीने के अंतराल में आपको उड़ा दिया जाएगा। तो इसको लेकर के देवेंद्र महाराज जो है कथावाचक है, वो हिंदुत्व को लेकर के लगातार बयानबाजी टीवियों पर चलती रहती है, उनके यूट्यूब पे भी बयान देते रहते हैं। इसी को लेकर के जो कुछ लोग हैं वो उनसे आहत नजर आ रहे हैं और लगातार उन्हें मारने की धमकी देते चले आए। तो इसी के क्रम में आज भी उन्हें धमकी मिली है और उन्हें 1 महीने का समय दिया गया है। देवकीनंदन महाराज हालांकि अभी माठ विधानसभा क्षेत्र में भागवत कथा कह रहे हैं और इसी दौरान ये धमकी जो आई है वो विचलित है। इस धमकी से उन्होंने आनंद फानंद में एक पत्र एसएसपी मथुरा के नाम लिखा और एसएसपी को पत्र लिखने के बाद अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई। उनका साफ तौर से कहना है कि लगातार मुझे धमकियां मिल रही हैं, इससे पहले पाकिस्तान के नंबरों से मुझे धमकी दी गई थी और आप वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करने के बाद आश्रम का जो नंबर है उस पर वो मैसेज भेजा गया। तो कहीं ना कहीं उनके जो भक्त हैं, उनको जो मानने वाले और स्वयं देवकीनंदन ठाकुर जो है वो चिंतित नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि अगर यही स्थिति रही तो उनकी हत्या हो सकती है, क्योंकि पहले भी उन्होंने एसएसपी से और सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाई थी, लेकिन उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई। और इसी को लेकर वो अब जो निजी और सिक्योरिटी है, निजी जो बाउंसर है वो अपने साथ रखते हैं। हालांकि उन्हें अब लगातार चिंता सताने लगी है क्योंकि लगातार उन्हें धमकी मिल रही है। उनका साफ तौर से कहना है कि कहीं ना कहीं ये पूरे प्रकरण में कुछ लोग बाहरी लोग हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से नंबर जिहादी हो सकते हैं, क्योंकि वो लगातार हिंदुत्व को लेकर के बयान देते हैं। इसी को लेकर के वो समुदाय विशेष के लोगों पर सवाल खड़ी करे। उन्होंने एसएसपी से कहा है कि मुझे सुरक्षा दी जाए और सुरक्षा नहीं मिल पा रही है तो अगर कहीं कोई अगर दिक्कत होती है तो इसका जिम्मेदार पुलिस और प्रशासन के अधिकारी होंगे। जी
बहुत शुक्रिया वीर नारायण हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो फिलहाल आज के लिए हमें इजाजत दें, कल फिर से हाजिर होंगे लेकर के आपके सामने हमारी स्पेशल ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। तब तक मुझे और मेरी कैमरा टीम यानी अमर शाह को इजाजत दें और देखते रहें इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।